एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस टाइम। तो आज मैं आप लोगों को 3 वर्क का सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ। उस दिन आपको मैंने 20 क्वेश्चन नवीन शासन व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें यहाँ तक करवा दिया था, और आज हम पढ़ेंगे इससे आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन करें। यानी कि जब वो स्टार्टिंग में जो सामंती समाज बना था उसके 2 लक्षण बताने हैं हमें। तो पहला लक्षण था, राजा अपने क्षेत्रों का विभाजन कुछ शर्तों के साथ अपने सामंतों लॉर्ड को कर देता था। यानी कि जो राजा होते थे वो अपने क्षेत्रों का विभाजन करने के लिए सामंतों को कुछ शर्त देते थे। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि के बदले सामंत ज़रूरत पड़ने पर अपने राजा के सैनिक सहायता करते थे, वे राजा को भेंट भी देते थे। यानी कि राजा उसे भूमि देता था, शर्त रखता था, लेकिन भूमि के बदले जब राजा को सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी तो यही सामंत जाके उनको मदद करते थे, और साथ ही साथ राजा को वो गिफ्ट्स भी देते थे, भेंट यानी गिफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। पहला है, कुछ धार्मिक लोग आबादी से बहुत दूर धार्मिक समुदाय में रहते थे जिन्हें वे एबी योनिनेस्ट्री कहा जाता था। यानी कि कुछ जो लोग थे वो बहुत दूर रहते थे धार्मिक आबादी से, और दूर रहते थे, वो धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें वे एबी या मिनिस्ट्री कहते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भिक्षु और भिक्षुणियों सीधा साधा जीवन जीते थे और पूरा जीवन मठ में ही रहते थे। तो ये भिक्षु और भिक्षुणियाँ होती थी, वो सीधा साधा एकदम सिंपल लाइफस्टाइल होता था उनका, और वो मठों में ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रम अधिवेश किसे कहते हैं। पुरुष काश्तकार को वर्ष में कम से कम 40 दिन सामंत की सैनिक सेवा करनी होती है। जो पुरुष काश्तकार होते हैं वो लोग 40 दिन सामंत की सैनिक सेवा करते, मतलब उन्हें करनी होती है, कंपलसरी है। उसे लगता था उसके परिवार को सप्ताह में कम से कम 3 दिन सामंत खेतों में काम करना चाहिए। और जो काश्तकार थे उन्हें लगता क्या था कि एक हफ्ते में कम से कम उन्हें 3 बार सामंत के खेतों में काम करना चाहिए। इस दिन श्रम उत्पादन से श्रम अधिवेश कहा जाता था, और जिस दिन वो काम कहते थे उसे श्रम अधिवेश कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा, स्मरण समारोह की प्रक्रिया की विवेचना करें। यानी कि उसे बताना है। तो हमारा स्मरण समारोह से तात्पर्य है कि स्वर्ण समारोह के द्वारा मातहत जो नौकर होते थे सामंत का आदमी बन जाता था। नौकर जो थे वो सामंत के आदमी बन जाते थे। मातहत घुटनों के बल नंगे सिर निहत्ता मतलब बिना किसी हथियार के वो अपने हाथ जोड़कर अपने स्वामी के हाथों के बीच हाथ रखता था। स्वामी अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को थाम लेता था। मातहत स्वयं को अपने अधिपति के अधीन घोषित करता था। यह प्रक्रिया दोनों के संबंधों की पवील बनाती थी। प्रक्रिया के बाद मातहत का फीफ पर अधिकार हो जाता था। यानी कि स्मरण समारोह यही है कि जो आदमी जो नौकर होते थे, अब वो मातहत मतलब नौकर, अब जो नौकर होता था घुटनों के बल नंगे सिर झुक के अपने हाथ आगे बढ़ाता था, फिर सामंत हाथ रखता था। ऐसे ही उनका ये एक स्मरण समारोह होता था ताकि वो उसे फीफ दे सके। अब फीफ क्या होता है ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। जो लॉर्ड द्वारा नाइट को जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था उसे फीफ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिजात वर्ग के विशेष अधिकारों पर चर्चा करें। यानी कि अभिजात वर्ग को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे क्योंकि ये वहाँ का उच्च वर्ग होता था। तो हम देखते हैं उनको पहला जो विशेष अधिकार प्राप्त था वो अपनी संपत्ति स्थायी अधिकार से था, मतलब वो अपने पास संपत्ति रख सकते थे।
उनकी अपनी सामंती सेना होती थी, एक उनकी सेना होती थी, और इस सेना को वो बढ़ा सकते थे, मतलब और भी लोग आ सकते थे उस सेना में, सैनिक बढ़ सकते थे। उन्हें उच्च न्यायालय लगाने का अधिकार था, यानी कि कुछ भी हो तो वो उच्च न्यायालय तुरंत जा सकते हैं। अपनी मुद्रा, मतलब अपनी कोई भी करेंसी वो चालू कर सकते हैं, अपनी मुद्रा चलाने का अधिकार था उन पे। वो घर, खेत, जोत, चारागाह, कृषकों और के घर और खेत पर उन्हीं का अधिकार था, यानी कि जो अपने घर होते थे, उसके अलावा अपने खेत, जोत, चारागाह, कृषकों के घर तक और उनके खेत पर भी इन्हीं का अधिकार था। खुद के भी थे, लेकिन कृषकों के घर और खेत पर भी इनका अधिकार होता था। लास्ट है हमारा, वे अपने किसानों से पैदल सैनिक का काम भी ले सकते थे, यानी कि किसानों से वो सैनिकों का काम भी करा सकते थे। तो ये कुछ विशेष अधिकार थे अभिजात वर्ग के। नेक्स्ट है हमारा, अधिपति के दायित्व पर चर्चा करें। दायित्व मतलब उसकी जिम्मेदारी, उसकी चर्चा करनी है हमें। अधिपति का यह दायित्व होता था कि वह अपने मतझो जो होते थे उनकी रक्षा करते थे और देखभाल करते थे, और मातहितों की रक्षा करते थे और उनकी देखभाल करते थे। यदि कोई उसके मातहतों, यानी कि जो उसके नौकर होते थे, उन पर आक्रमण करे, उनका विरुद्ध अदालत में वो केस कर सकते थे, और अधिपति उसकी रक्षा करता था, यानी कि वो मातहितों की रक्षा करता था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, मातहत के दायित्व पर चर्चा करें, मतलब जो नौकरों के पास जिम्मेदारी थी उनकी चर्चा करनी है हमें। मातहत के भी कुछ अधिपति के प्रति दायित्व थे, मतलब अधिपति के जैसे ये दायित्व थे मातहत के लिए। अब मातहितों के भी कुछ अधिकार थे अधिपति के लिए भी। अब ये समय पर अधिपति को सैनिक सहायता दे देते थे, यानी कि जब ज़रूरत है उनको सैनिक की, ये मातहित जाते थे उन्हें सहायता करने। धन संपत्ति सहायता करते थे, मतलब पैसों से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो उससे भी हेल्प करते थे। उसके बाद है, जब अधिपति का बड़ा बेटा नाइट बनता था तो समारोह का खर्च उठाना। अब इन सब में मतलब खर्च भी यही उठाते थे जब अधिपति का बड़ा बेटा नाइट बनता था। उसके बाद है हमारा, अधिपति का अपहरण होने पर फिरौती की एकम की व्यवस्था करते थे, यानी कि अगर किडनैप हो गया हो अधिपति तो उसके बाद उसको वापस देने का भी एक व्यवस्था करते थे कि वो उसे वापस कैसे लाएंगे। उसके बाद है, बेटी की जब विवाह होते थे तो दहेज में व्यवस्था, दहेज क्या दे, कौन देगा, इसकी भी व्यवस्था करते थे। और धर्म युद्ध पर जाना, यानी कि कोई युद्ध हो रहा है उसे लड़ने के लिए भी यही जाते थे। तो आज का वीडियो यहीं तक का था। यहाँ पर आपके कुछ और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे चैप्टर 6 3 वर्ग से, और आपको इसके और क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।